आपका स्वागत है। आज हम दक्षिण भारत के एक ऐसे साम्राज्य की कहानी में उतर रहे हैं जो अपने समय की एक कह सकते हैं एक महाशक्ति था। बिल्कुल महाशक्ति। विजयनगर साम्राज्य करीब 300 साल तक 1336 से लेकर 1650 तक इसने न सिर्फ राजनीति पर बल्कि कला और संस्कृति पर भी अपनी एक बहुत गहरी छाप छोड़ी। आज की हमारी इस पड़ताल में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये साम्राज्य कैसे बना, कौन से राजवंश आए और गए, और कृष्णदेव राय के दौर में ये अपने शिखर पर कैसे पहुंचा। और फिर सबसे बड़ा सवाल, ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी ताकत ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। ये किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है वाकई। और हमारा मकसद सिर्फ घटनाओं को दोहराना नहीं है, बल्कि उनके पीछे के क्यों और कैसे को समझना है। वो क्या हालात थे जिन्होंने दो भाइयों को एक साम्राज्य बनाने पर मजबूर कर दिया। सही। और एक साम्राज्य को महान बनाने वाले तत्व क्या होते हैं, और अक्सर वही तत्व उसके पतन का कारण कैसे बन जाते हैं। विजयनगर की कहानी में इन सभी सवालों के जवाब छिपे हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। 14वीं सदी का भारत। उस वक्त दिल्ली में तुगलक वंश का राज था और सुल्तान थे मोहम्मद बिन तुगलक। नक्शे पर तो उनका साम्राज्य बहुत बड़ा दिखता है, पर क्या दक्षिण में उनकी पकड़ उतनी ही मजबूत थी? यही कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। देखिए, दिल्ली से दक्षिण भारत बहुत दूर था और तुगलक की नीतियां, जैसे राजधानी बदलना या टोकन करेंसी, वो बहुत उथल-पुथल मचा रही थीं। अच्छा। नतीजा ये हुआ कि दक्षिण में एक-एक करके विद्रोह होने लगे और दिल्ली की पकड़ वो कमजोर पड़ती गई। इसे आप एक तरह का पॉलिटिकल वैक्यूम या राजनीतिक शून्य कह सकते हैं। और जहां भी शून्य होता है कोई ना कोई उसे भरने आ ही जाता है। बिल्कुल। और यहाँ एक नहीं, दो बड़ी ताकतें पैदा हुईं। कृष्णा नदी के उत्तर में 1347 में बहमनी सल्तनत की स्थापना हुई जी। और कृष्णा नदी के दक्षिण में तुंगभद्रा नदी के किनारे 1336 में विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी गई। एक मुस्लिम सल्तनत और एक हिंदू साम्राज्य, और दोनों के बीच में एक नदी। ये तो टकराव की एक सीधी सीधी रेसिपी लग रही है। क्या कोई खास इलाका था जिसे लेकर इनमें सबसे ज्यादा लड़ाई थी? हाँ, और वो सदियों तक इनके झगड़े की जड़ बना रहा। कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का बेहद उपजाऊ इलाका, जिसे रायचूर दुआब कहते हैं। रायचूर दुआब। जी, दुआब का मतलब ही है दो नदियों के बीच की जमीन। ये इलाका आर्थिक रूप से इतना अहम था कि दोनों में से कोई भी इसे छोड़ने को तैयार नहीं था, और इसी पर कब्जे के लिए अनगिनत लड़ाइयां लड़ी गईं। तो अब आते हैं इस साम्राज्य के संस्थापकों पर। दो भाई, हरिहर और बुक्का। ये कौन थे और एक साम्राज्य खड़ा करने की कहानी तक कैसे पहुंचे? इनकी कहानी बहुत नाटकीय है। ये दोनों भाई काम्पिली नाम के एक छोटे से राज्य में मंत्री थे। काम्पिली में? हाँ, जब मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण में अपना अभियान चलाया तो उसने काम्पिली को जीत लिया और हरिहर और बुक्का को बंदी बनाकर दिल्ली ले गया। दिल्ली ले जाकर? मतलब उनकी कहानी तो वहीं खत्म हो जानी चाहिए थी। यहीं किस्मत पलटती है। दिल्ली में उन्हें जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया गया, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने एक अजीब फैसला लिया। क्या? उसने सोचा कि इन्हीं दोनों को दक्षिण में हो रहे विद्रोहों को कुचलने के लिए वापस भेजा जाए, क्योंकि ये वहां के हालात को अच्छी तरह समझते थे। इंतजार कीजिए, जिस सुल्तान ने उन्हें बंदी बनाया और धर्म बदलवाया, उसी ने उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी देकर वापस भेज दिया। ये तो बहुत बड़ा जुआ था। और तुगलक ये जुआ हार गया। दक्षिण लौटकर हरिहर और बुक्का की मुलाकात एक प्रभावशाली संत गुरु माधव विद्यारण्य से हुई। गुरु माधव विद्यारण्य? जी, गुरु विद्यारण्य ने उन्हें वापस हिंदू धर्म में आने के लिए प्रेरित किया। एक शुद्धि समारोह हुआ और उन्होंने फिर से हिंदू धर्म अपना लिया। इसके बाद उन्होंने दिल्ली सल्तनत के खिलाफ बगावत का झंडा उठाया और 1336 में तुंगभद्रा नदी के किनारे एक स्वतंत्र राज्य की नींव रखी। और यही राज्य आगे चलकर विजयनगर साम्राज्य बना। इसकी राजधानी कहाँ थी? पहली राजधानी अनेगुंडी में बनाई गई, पर शायद वो जगह उतनी सुरक्षित नहीं थी, इसलिए जल्द ही राजधानी को पास की एक ज्यादा महफूज जगह पर ले जाया गया और उसे नाम दिया विजयनगर, यानी जीत का शहर। जीत का शहर। आज हम उस जगह को हम्पी के खंडहरों के नाम से जानते हैं, जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो एक साम्राज्य की नींव पड़ चुकी थी, लेकिन मैंने पढ़ा है कि इस पर किसी एक परिवार ने राज नहीं किया, बल्कि एक के बाद एक कई वंश आए। सही कहा आपने। इस साम्राज्य पर कुल 4 राजवंशों ने शासन किया, और इनका क्रम समझना बहुत जरूरी है, खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से। अच्छा। सबसे पहले थे संगम वंश, 1336 से 1485 तक। संस्थापक खुद हरिहर और बुक्का थे। उन्होंने अपने पिता संगम के नाम पर वंश का नाम रखा। ये सबसे लंबा चलने वाला वंश था। और संगम वंश के बाद?
संगम वंश के पतन के बाद सत्ता में आया सालुव वंश 1485 से 1505। ये एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण दौर था जिसकी स्थापना सालुव नरसिंह ने की। ठीक है। फिर आया विजयनगर का सबसे प्रसिद्ध वंश तुलुव वंश 1505 से 1570 तक। इसके संस्थापक वीर नरसिंह थे और इसी वंश में महान कृष्णदेव राय हुए। और आखिरी? और साम्राज्य के आखिरी दौर में आया आरविडु वंश 1570 से 1650 तक, जिसकी स्थापना तिरुमल ने की। तो क्रम है संगम, सालुव, तुलुव और आरविडु। चलिए पहले वंश संगम वंश को थोड़ा और करीब से देखते हैं। हरिहर और बुक्का ने शुरुआत कैसे की? हरिहर प्रथम ने मतलब 1336 से 1356 तक पहले 20 साल साम्राज्य को मजबूत करने में लगाए। उन्होंने आसपास के छोटे राज्यों जैसे 1346 में होयसाल राज्य को अपने साम्राज्य में मिलाया और राजधानी को विजयनगर शिफ्ट किया। उन्होंने नींव का पत्थर रखा एक तरह से। जी। असली विस्तार शुरू हुआ उनके भाई बुक्का प्रथम के समय में 1356 से 1377 तक। उन्होंने दक्षिण में मदुरई तक हमला किया और उसे जीता। लेकिन दिलचस्प बात उनकी उपाधि है वेदमार्ग प्रतिष्ठापक। वेदमार्ग प्रतिष्ठापक यानी वैदिक मार्ग की स्थापना करने वाला। यह दिखाता है कि वो सिर्फ एक योद्धा नहीं थे बल्कि हिंदू धर्म और संस्कृति को भी बढ़ावा दे रहे थे। और उन्होंने कूटनीति का भी इस्तेमाल किया। चीन में दूत भेजा था, है ना? बिल्कुल। चीन के मिंग सम्राट के दरबार में अपना एक दूत भी भेजा। ये दिखाता है कि उनकी नजरें सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं थीं। इनके बाद कौन आया? उनके बाद आए हरिहर द्वितीय 1377 से 1404 तक। और उन्होंने इस राज्य को सही मायनों में एक साम्राज्य बनाया। उन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, जिसका मतलब होता है राजाओं का राजा। ये तो एक बहुत बड़ा ऐलान था। एक ऐलान था कि विजयनगर अब दक्षिण की सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने बहमनी सल्तनत से बेलगाम और गोवा जैसे अहम बंदरगाह छीन लिए और यहां तक कि श्रीलंका के राजा से भी टैक्स वसूला। तो संगम वंश लगातार तरक्की कर रहा था। इस वंश में और कौन से बड़े राजा हुए? एक और महत्वपूर्ण शासक थे देवराय प्रथम 1406 से 1422 तक। वो एक बेहतरीन योजनाकार थे। उन्होंने समझा कि एक बड़ी राजधानी और सेना के लिए पानी कितना जरूरी है। सही बात है। इसलिए उन्होंने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया और शहर तक पानी लाने के लिए लंबी नहरें खुदवाईं। ये तो बहुत दूर की सोच है। मतलब वो सिर्फ लड़ाइयों पर ही नहीं बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान दे रहे थे। बिल्कुल। और यही वजह है कि उनके दौर में शहर इतना समृद्ध हुआ कि इटली का यात्री निकोलो कोंटी 1420 में जब विजयनगर आया तो वो शहर की भव्यता देखकर दंग रह गया। अच्छा। हालांकि देवराय प्रथम को बहमनी सुल्तान फिरोज शाह से युद्ध में हारना भी पड़ा था, जिसके बाद उन्हें अपनी बेटी की शादी उससे करनी पड़ी। ये उस दौर की कड़वी राजनीतिक सच्चाई थी। शक्तिशाली राजा देवराय द्वितीय, उन्हें तो इंद्र का अवतार तक कहा जाता था। ऐसा क्या खास था उनमें? देवराय द्वितीय 1422 से 1446 तक एक असाधारण शासक थे। उनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो अपनी कमियों से सीखते थे। उन्होंने देखा कि बहमनी सल्तनत की सेना अपने घोड़ों और तीरंदाजों की वजह से ज्यादा मजबूत है, तो उन्होंने इसका एक बहुत ही साहसी हल निकाला। क्या हल निकाला? उन्होंने अपनी सेना में हजारों की संख्या में मुस्लिम धनुर्धरों की भर्ती शुरू कर दी। ये उस जमाने के हिसाब से एक क्रांतिकारी कदम था। बिल्कुल। उन्होंने न सिर्फ उन्हें सेना में ऊंचे पद दिए बल्कि उनके लिए राजधानी में मस्जिदें भी बनवाईं ताकि वे अपनी इबादत कर सकें। ये तो वाकई हैरान करने वाली बात है। ये एक राजा के तौर पर उनकी व्यवहारिकता को दिखाता है। साम्राज्य की सुरक्षा किसी भी धार्मिक कट्टरता से ज्यादा जरूरी थी। उनकी उपाधि गजेटकर यानी हाथियों का शिकारी उनकी ताकत को दर्शाती है। अपनी दुश्मन सल्तनत के सैनिकों को अपनी सेना में भर्ती करना, मतलब वो जानते थे कि काबिलियत का कोई धर्म नहीं होता। क्या उनके समय में भी कोई विदेशी यात्री आया? हाँ, और वो भी बहुत मशहूर। फारस के शासक शाहरुख का राजदूत अब्दुल रज़ाक उन्हीं के दरबार में आया था। अब्दुल रज़ाक? जी। उसने विजयनगर के बारे में लिखा है, मैंने दुनिया में ऐसा शहर न कभी अपनी आंखों से देखा न कानों से सुना। देवराय द्वितीय खुद संस्कृत के बड़े विद्वान थे और उन्होंने महानाटक सुधानिधि नाम का एक ग्रंथ भी लिखा। तो देवराय द्वितीय के समय में संगम वंश अपने शिखर पर था, लेकिन जैसा कि होता है शिखर के बाद ढलान भी आती है। इस वंश का अंत कैसे हुआ? ये एक क्लासिक कहानी है। देवराय द्वितीय के बाद के शासक कमजोर निकले। आखिरी राजा विरूपाक्ष द्वितीय के समय में भ्रष्टाचार और अराजकता इतनी बढ़ गई कि साम्राज्य टूटने की कगार पर आ गया। अच्छा। इसी मौके का फायदा एक ताकतवर गवर्नर सालुव नरसिंह ने उठाया।
उसने राजा को गद्दी से हटाकर खुद सत्ता पर कब्जा कर लिया और 1485 में सालुव वंश की नींव रखी। तो सत्ता का हस्तांतरण हो गया। क्या सालुव वंश साम्राज्य को संभाल पाया? सालुव नरसिंह ने साम्राज्य को बिखरने से तो बचा लिया, लेकिन उनका वंश ज्यादा नहीं चला। उनके बाद जो राजा बने वे कठपुतली थे और असली ताकत उनके सेनापति नरमा नायक के हाथ में थी। और फिर इतिहास ने खुद को दोहराया। कैसे? 1505 में नरमा नायक के बेटे वीर नरसिंह ने भी वही किया जो सालुव नरसिंह ने किया था। बिल्कुल, उसने सालुव राजा की हत्या कर दी और खुद सिंहासन पर बैठ गया, जिससे तुलुव वंश की शुरुआत हुई। और यहीं से विजयनगर की कहानी का सबसे सुनहरा अध्याय शुरू होता है, क्योंकि 1509 में वीर नरसिंह के बाद उनका सौतेला भाई गद्दी पर बैठा, जिसका नाम था कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय 1509 से 1529, ये नाम सुनते ही एक अलग ही तस्वीर जहन में आती है। यहाँ तक कि उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाले बाबर ने भी अपनी किताब बाबरनामा में लिखा है कि कृष्णदेव राय उस समय हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर शासक थे। बाबर का ऐसा कहना बहुत बड़ी बात है। कृष्णदेव राय हर लिहाज से एक महान सम्राट थे। सैन्य तौर पर उन्होंने उन सभी दुश्मनों को हराया जो विजयनगर के लिए खतरा थे। उन्होंने 1512 में हमेशा विवाद की जड़ रहे रायचूर दोआब पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। उन्होंने ओडिशा के गजपति राजा प्रताप रुद्रदेव को 1-2 बार नहीं बल्कि 4 बार हराया। 4 बार? जी। आखिर में गजपति राजा को अपनी बेटी की शादी कृष्णदेव राय से करनी पड़ी। मतलब उन्होंने अपनी सैन्य ताकत से साम्राज्य को अभूतपूर्व विस्तार दिया, लेकिन उन्हें सिर्फ एक योद्धा के तौर पर तो याद नहीं किया जाता। बिल्कुल नहीं। उनका दौर कला और साहित्य का स्वर्ण युग था। वो खुद तेलुगु और संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। जी। उन्होंने तेलुगु में राजनीति और प्रशासन पर अमुक्त माल्यद नाम का एक मशहूर ग्रंथ लिखा। साथ ही संस्कृत में जाम्बोवती कल्याणम नाम का एक नाटक भी लिखा। और उनके दरबार के अष्टदिग्गज भी बहुत मशहूर हैं। ये कौन थे? अष्टदिग्गज उनके दरबार के 8 सबसे बेहतरीन तेलुगु कवि थे। ये उनकी ड्रीम टीम थी, कह सकते हैं। अच्छा। कृष्णदेव राय ने उन्हें संरक्षण देकर विजयनगर को दक्षिण भारत का सबसे बड़ा सांस्कृतिक केंद्र बना दिया था। इनमें सबसे प्रमुख थे अल्लासानी पेद्दना, जिन्हें तेलुगु कविता का पितामह कहा जाता है। और एक नाम जो हम सब जानते हैं, तेनालीराम रामकृष्ण। हाँ, तेनालीराम। हम उन्हें सिर्फ एक हाजिर जवाब विदूषक के रूप में जानते हैं, पर वो एक बहुत बड़े कवि भी थे। तेनालीराम का दरबार में होना ये भी दिखाता है कि कृष्णदेव राय को सिर्फ चापलूसी नहीं बल्कि तेज बुद्धि और हास्य भी पसंद था। उन्होंने शहर के निर्माण में भी काफी योगदान दिया है ना? हाँ, उन्होंने अपनी मां नागला देवी के नाम पर नागलपुर नाम का एक पूरा शहर बसाया और हम्पी में आज भी मौजूद शानदार विट्ठल स्वामी मंदिर और 1000 राम मंदिर का निर्माण भी उन्होंने ही करवाया था। अद्भुत। उनके दौर में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायास और बारबोसा विजयनगर आए थे और उन्होंने लिखा है कि बाजार में दुनिया के हर कोने से आए हीरे, मोती और मसाले ऐसे बिकते थे जैसे अनाज। तो अगर सब कुछ इतना अच्छा था, साम्राज्य इतना ताकतवर और अमीर था, तो फिर इसका इतना भयानक अंत कैसे हुआ? शिखर से पतन की कहानी क्या है? इसका कारण बना एक युद्ध, 1565 का तालीकोटा का युद्ध। कृष्णदेव राय के बाद के शासक उतने काबिल नहीं थे। युद्ध के समय राजा तो सदाशिव राय थे, लेकिन वो सिर्फ नाम के राजा थे। अच्छा, मतलब कठपुतली राजा। जी। असली ताकत उनके प्रधानमंत्री और सेनापति राम राय के हाथ में थी। राम राय बहुत काबिल थे, लेकिन उनसे एक बहुत बड़ी कूटनीतिक भूल हो गई। क्या भूल? उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। दक्कन की 5 मुस्लिम सल्तनतें अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और बरार अक्सर आपस में लड़ती रहती थीं। राम राय कभी एक का साथ देते, कभी दूसरे का, ताकि वे आपस में ही लड़कर कमजोर होती रहे और विजयनगर सुरक्षित रहे। बिल्कुल। ये रणनीति तो सुनने में काफी चतुर लगती है। फिर दांव उल्टा कैसे पड़ गया? ये कुछ ऐसा है जैसे आप अपने सारे प्रतिद्वंदियों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का रहे हों। कुछ समय तक तो ये काम करता है, लेकिन आखिर में उन्हें समझ आ जाता है कि असली खिलाड़ी आप हैं। उन सभी सल्तनतों को एहसास हो गया है कि राम राय उन सबका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन्होंने अपनी आपसी दुश्मनी भुलाकर विजयनगर के खिलाफ एक महासंघ बना लिया और उन्होंने मिलकर हमला कर दिया। हाँ, 23 जनवरी 1565 को राक्षसी तंगड़ी नाम की जगह पर, जिसे तालीकोटा का युद्ध भी कहते हैं, बरार को छोड़कर बाकी 4 सल्तनतों की संयुक्त सेना ने विजयनगर पर हमला बोल दिया। और युद्ध का नतीजा? युद्ध बहुत भयानक था। 70 साल के राम राय बहादुरी से लड़े, लेकिन पकड़े गए और मार दिए गए। इसके बाद जो हुआ
वो इतिहास के सबसे काले पन्नों में से है। विजयी सेनाओं ने राजधानी विजयनगर में प्रवेश किया और कई महीनों तक उसे लूटा, जलाया और ऐसा बर्बाद किया कि वह खूबसूरत शहर फिर कभी आबाद नहीं हो सका। तो क्या तालिकोटा के युद्ध के साथ ही साम्राज्य पूरी तरह खत्म हो गया? पूरी तरह नहीं, लेकिन उसकी आत्मा मर चुकी थी। राम राय के भाई तिरुमल ने किसी तरह राजा सदाशिव राय के साथ वहां से भागकर जान बचाई। जी। बाद में उसने सदाशिव राय की हत्या कर दी और 1570 में आर विडु वंश की स्थापना की। चूंकि विजयनगर तो अब खंडर बन चुका था, तो राजधानी को पहले पेनुकोंडा और फिर चंद्रगिरी ले जाया गया। मतलब साम्राज्य बस नाम का रह गया था। हाँ, वो बस अपनी परछाई बनकर रह गया था। केंद्रीय सत्ता इतनी कमजोर हो गई थी कि धीरे धीरे मैसूर, मदुरै और तंजौर जैसे बड़े सामंतों ने खुद को आजाद घोषित कर दिया। अंतिम शासक श्रीरंग तृतीय के साथ 1650 के आसपास इस महान साम्राज्य का पूरी तरह से अंत हो गया। जाने से पहले एक नजर इस पर भी डालते हैं कि इतना बड़ा साम्राज्य चलता कैसे था, इसका प्रशासनिक ढांचा कैसा था। शासन पूरी तरह से राजतंत्रात्मक और केंद्रमुखी था। सबसे ऊपर राजा होता था, जिसे राय भी कहते थे। राय उसे लगभग ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। सारे फैसले, चाहे वो न्याय से जुड़े हों या सेना से, आखिरी फैसला उसी का होता था। और उसकी मदद के लिए एक राज्य परिषद होती थी जो बड़े नीतिगत मुद्दों पर सलाह देती थी, और एक मंत्री परिषद थी जो रोजमर्रा का कामकाज देखती थी। सचिवालय में 2 बड़े अधिकारी होते थे, रायसम यानी सचिव और कर्णिकम यानी अकाउंटेंट। और इतनी बड़ी सेना, इतने बड़े निर्माण, इन सब के लिए पैसा कहाँ से आता था? अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? अर्थव्यवस्था का आधार कृषि थी। आय का सबसे बड़ा स्रोत था भू राजस्व यानी जमीन पर लगने वाला टैक्स, जिसे सिस्ट कहा जाता था। सिस्ट? जी, यह आमतौर पर फसल की पैदावार का 1/3 से 1/4 हिस्सा होता था। एक दिलचस्प बात यह है कि सदाशिव राय के समय में नाइयों को, मतलब बार्बर्स को, उनके काम पर लगने वाले टैक्स से मुक्त कर दिया गया था, जो एक तरह का सामाजिक सुधार था। तो ये थी कहानी एक साम्राज्य की, जिसे 2 भाइयों ने एक सपने की तरह शुरू किया, जिसे कृष्णदेव राय जैसे सम्राटों ने बुलंदियों पर पहुंचाया और जिसका अंत एक विनाशकारी युद्ध के साथ हुआ।